सो हेलो एवरीवन। लास्ट डे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट ग्राफ ये था आपका, और सेकंड ग्राफ ये वाला था आपका, और थर्ड ग्राफ ये वाला था आपका। तो देखिए थर्ड वाले में मैंने वहाँ पर देखिए आपसे क्या कहा था कि इस तरह का जब ग्राफ होता है पोजीशन और टाइम में, तो यहाँ पर देखिए टाइम के हिसाब से हमारी पोजीशन तो चेंज हो रही है, लेकिन इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस चेंज हो रही है। इक्वल टाइम में अनइक्वल जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, यानी कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही होती है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी जब चेंज होती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो बच्चों अब देखो इसका एक और पॉइंट बच जाता है, एक और यहाँ पर पार्ट बचता है। जब हमारे पास ग्राफ इस तरह का आएगा, जब हमारे पास ग्राफ देखिए कैसा आएगा। मान लो ये हमारे पास टाइम है और ये हमारे पास पोजीशन है। अगर इसका ग्राफ मैं इस तरह का बनाता हूँ, ये वाला, तो देखिए अभी भी क्या हो रहा है, टाइम के हिसाब से पोजीशन जो है अनइक्वल टाइप से चेंज हो रही है, यानी कि इक्वल टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस चेंज हो रही है। देखिए टाइम तो हमेशा इक्वल रहता है, लेकिन डिस्टेंस कम ज़्यादा चेंज हो रही है। तो ये भी हमारे पास एक कंडीशन है। तो इस वाली कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि इस पोजीशन टाइम ग्राफ में हमारे पास इक्वल टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो ये कैसा है आपका, ये होता है, हम कहेंगे कि ये भी तुम्हारा एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिखे थे एग्जैक्टली सेम पॉइंट आएंगे, बस इसको एक्सेलरेटेड मोशन कहने की जगह पर नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल देंगे, या फिर रिटार्डेड मोशन कह देंगे, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर पार्टिकल किसमें है, पार्टिकल आपका है मूविंग। पार्टिकल आपका कैसा है, मूविंग, मूविंग पार्टिकल है। ओके, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी यहाँ पर हो रही है चेंज। ओके, और यहाँ पर जो है तो ये टाइप कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है लेकिन कैसा है, रिटार्डेड, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट आज का अब आपका नया टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे हमने लास्ट टाइम पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा था जिसको एस टी ग्राफ कहते थे, अब वैसे ही यहाँ पर सिमिलर तरीके से यहाँ पर वी टी ग्राफ आएंगे, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। तो वैसे ही हम चार ग्राफ यहाँ पर भी पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्राफ देखिए आपका क्या है। मान लो हमारे पास एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में फिर से लेंगे हम इस तरह से, ये आपका है टाइम। ओके, और ये जो आपका है ये है आपकी वेलोसिटी। ठीक है, ये टाइम की डायमेंशन है और ये वेलोसिटी की डायमेंशन है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लो हम पहले जैसे हमने उस वाले मोशन में पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, देखिए स्ट्रेट लाइन। तो ये किस तरह का मोशन है, देखिए ये किस तरह का मोशन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम और वेलोसिटी जीरो जीरो है, दोनों ही जीरो जीरो है। तो कहने का मतलब है जब यहाँ पर टाइम जीरो था तो वेलोसिटी उसकी कुछ थी। मान लो यहाँ पर मान लेते हैं इसको 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी यहाँ पर कॉन्स्टेंटली 2 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी कोई भी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वेलोसिटी कब चेंज होगी, जब ये वैल्यू यहाँ को या नीचे को आएगी। अगर मान लो ये ग्राफ ऐसा होता तो हम कहते हैं हाँ वेलोसिटी चेंज हो रही होती। देखिए टाइम उसका इतना बड़ा तो वेलोसिटी फिर से देखिए इतनी है, टाइम इतना हुआ वेलोसिटी देखिए फिर से इतनी है, टाइम इतना हुआ वेलोसिटी देखिए फिर से इतनी है। तो वेलोसिटी उसकी चेंज ही नहीं हो रही है ना। वेलोसिटी यहाँ पर क्या आ गया, कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर कैसी आएगी, हम इसको बोल देंगे कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। और एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर आ जाएगा जीरो। एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा, जीरो, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बता रखा था जब भी वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन आ जाता है जीरो। जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, 60 मीटर पर सेकेंड से आपका बस वाला चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अगर कंटिन्यूस 60 से चल रहा है तो जीरो, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ओके, तो शायद आप लोग ये वाला ग्राफ समझ गए होंगे कि वीटी ग्राफ होता क्या है। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा ग्राफ, जो है यहाँ पर अगेन वीटी ग्राफ ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम उसको बनाएंगे दूसरे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगेन ये हो गया आपका टाइम और ये हो गया आपकी वेलोसिटी। ओके, ये हो गया आपका टाइम और ये हो गया आपकी वेलोसिटी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बना दिया स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जैसे लास्ट टाइम हमने ड्रॉ किया था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा, जीरो टाइम पे वेलोसिटी जीरो, इतना टाइम पे वेलोसिटी इतनी, इस टाइम पे वेलोसिटी इतनी, इस टाइम पे वेलोसिटी इतनी। देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है तो उसके हिसाब से वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। देखिए ना, मैंने टाइम इतना कर दिया तो वेलोसिटी उसके रेस्पेक्ट में इतनी, इस ग्राफ के हिसाब से आएगा ना। जब टाइम यहाँ पर कर दिया तो वेलोसिटी देखो कितनी आ गई, इतनी। जब टाइम में इतना गया तो वेलोसिटी इतनी। कहने का मतलब है जैसे जैसे मैं टाइम को बढ़ाते जा रहा हूँ तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी भी बढ़ते हुए जा रही है। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए हो क्या रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि टाइम के हिसाब से हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी में हमारा पॉजिटिव चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में कैसा चेंज आ रहा है? पॉजिटिव, यानी कि टाइम के हिसाब से वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जब भी पॉजिटिव चेंज आता है वेलोसिटी में तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखते हैं उसके बाद थर्ड आपका जो इसका ग्राफ होगा, थर्ड वीटी ग्राफ। थर्ड वीटी ग्राफ में हम देखिए हम क्या करेंगे, फिर से देखिए, ये आपका हो गया टाइम और ये आपकी होगी वेलोसिटी, है ना। इस बार मैं इसको कैसा ग्राफ बना रहा हूं वो देखिए, इसका हम ग्राफ बनाएंगे बिल्कुल इस तरह का, ये देखिए। तो ये क्या है तुम्हारा? इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग। अब ये इंक्रीजिंग ग्राफ है तो कैसा इंक्रीजिंग ग्राफ है? पार्टिकल इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। यहां पर एक्सेलरेशन कैसा है? इंक्रीजिंग। पार्टिकल या कोई भी चीज जो हो रही है, पार्टिकल इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो आपका पार्टिकल मूव तो कर रहा है लेकिन इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ। अब जब पार्टिकल यहां पर वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, लेकिन टाइम के हिसाब से वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, तो इसको हम एक्सेलरेशन तो बोलेंगे, लेकिन ये एक्सेलरेशन आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाया जाएगा। कैसा रहेगा? कैसा कहलाया जाएगा? इसको ए बोल देते हैं, इसको बी पॉइंट बोल देते हैं। ये कैसा आपका? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। शायद आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद देखते हैं आपका लास्ट ग्राफ इसका। जैसे कि हमने एस टी ग्राफ का पढ़ा था वैसे ही हमारे लास्ट वी टी ग्राफ पढ़ लेते हैं। तो अगेन मेरे पास देखिए, ये आपका है टाइम और ये आपका है वेलोसिटी। ओके, तो अब देखिए इसमें सेम ग्राफ आएगा, इसको इस तरह का ग्राफ बना देते हैं हम, है ना। तो ये कैसा है आपका? ये आपका पार्टिकल इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा मैंने? पार्टिकल इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। और जब डिक्रीजिंग वेलोसिटी से कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो ये अगेन क्या है आपका? ये अगेन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके, तो दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ये हो जाएगा आपका जीरो एक्सेलरेशन। कुल मिला के एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर समराइज करना चाहूँगा कि जब भी वीटी ग्राफ आता है, जब भी वीटी ग्राफ आता है, इनकी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आता है, तो वो जो ग्राफ होता है वो एक्चुअल में हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रहा होता है, वो एक्सेलरेशन को बता रहा होता है हमेशा। जैसे देखिए फर्स्ट वाले ग्राफ में हमने देखिए वीटी ग्राफ बनाया, लाइन ऐसे ड्रॉ की, तो ये कैसा ग्राफ हो गया? वेलोसिटी क्या होगी इसमें? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन की बात हो रही है, अल्टीमेटली एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा 0। इस वाले में देखिए वेलोसिटी और टाइम इक्वल टाइम पे, इक्वल इंटरवल पे हमारी जो मतलब इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल टाइम पे, तो इसको हम बोल देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर इस वाले में देखिए अगेन वेलोसिटी और टाइम के, वेलोसिटी जो चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से हो रही है, तो ये भी हमारा एक्सेलरेशन है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। ओके, तो शायद आपको इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर इस ग्राफ से मैंने यहाँ पर कुछ फैक्ट निकाल के रखे हैं इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट फैक्ट आपका क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ आता है, यानी कि जिसको हम शॉर्टकट में एस टी ग्राफ भी बोलते हैं, एस टी ग्राफ, वो आपको क्या चीज़ देता है? यहाँ पर वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी को बताता है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम अभी बोला था। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है वो आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन। फिर एक चीज देखिए यहाँ पर, देखिए नया पॉइंट आया है, इसको अभी मैं भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए क्या लिखा है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। और एक चौथा पॉइंट है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ओके, मैं इन दोनों चीजों को आपको समझाता हूं। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पर आपका जो थर्ड पॉइंट था, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, कैसे देखिए जरा सा, मतलब ये कैसे हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। जब यहाँ पर सुनिए, ये हमने क्या बनाया है? ये हमने बनाया वी और टी, है ना, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाया। तो जब भी मान लो इसके बीच में मान लो मैंने कैसा भी ग्राफ बनाया, इस तरह का कोई ग्राफ बनाया मान लो, है ना। तो अब जो ये यहाँ पर मैं किसी भी पॉइंट को पकड़ता हूँ, मैंने कहा कि टी इक्वल टू 2 से लेकर टी इक्वल टू 4 तक, इतने टाइम पर ये जो वेलोसिटी का ग्राफ यहाँ पर बनेगा, जो एरिया यहाँ पर इनक्लोज होगा, ये इनक्लोज जो एरिया होगा, ये एरिया ही किसको बताता है? कहा मैंने, डिस्प्लेसमेंट को बताता है ना। उल्टा चलेंगे, देखिए उल्टा, यानी कि हमारे पास पहले क्या आता है? यहाँ पर पहले क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट, फिर उससे क्या बनती है? वेलोसिटी, और उससे क्या बनता है फिर? उससे बनता है फिर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी ग्राफ की बात आएगी तो हम उल्टा चलेंगे। वेलोसिटी सबके साथ टाइम लगा दो, इसके साथ भी टाइम लगा दो, इसके साथ भी टाइम लगा दो, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी और टाइम का जब ग्राफ आएगा तो उल्टी चीज देगा डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और टाइम का जब ग्राफ आएगा तो उल्टी चीज देगा वेलोसिटी। तो बच्चों फिर से देखिए मैंने क्या कहा,
एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। देखिए मैंने इसको वी बनाया और इसको टी बनाया है ना, वीटी का ग्राफ बना रहा हूं मैं। तो मैंने यहाँ पर कोई भी इस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो जो मैंने कुछ टाइम का इंटरवल लिया, मैंने कहा टी इक्वल टू 2 से लेकर टी इक्वल टू 4 तक, अपने मन से कुछ भी ले लिया है ना। तो यहाँ तक जो इसने इस कर्व ने टी के साथ जो एरिया बनाया है, टी के साथ जो यहाँ पर ये एरिया बनाया है पूरा ये, तो इस एरिया को ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पर कैसे चलते हैं, उल्टा। डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी पढ़ते थे, वेलोसिटी से एक्सलेशन पढ़ते थे। तो जब मैंने कहा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो हमको उल्टी चीज देगा डिस्प्लेसमेंट। उसका ग्राफ जो एरिया बनाएगा हमको जो एरिया देगा वो एरिया किसका देगा, डिस्प्लेसमेंट का। अब देखिए एक्सलेशन और टाइम का जो ग्राफ होगा, एक्सलेशन और जो टाइम का ग्राफ होगा वो उल्टी चीज देगा, क्या देगा, वेलोसिटी देगा। एक्सलेशन और टाइम का जो ग्राफ जो एरिया होगा, उसका जो एरिया शेड होगा वो किसका देगा, वेलोसिटी का। इस तरह से आपने उसको याद रखना है। देखिए फिर से मैं क्या बता रहा हूँ, इसको ग्राफ के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ पर ये टाइम हो गया आपका और ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, है ना, ये एक्सेलरेशन हो गया। अगर मैं यहाँ पर कोई ग्राफ बनाता हूँ, इस तरह का कोई भी ग्राफ बनाया मैंने, अब मैंने कहा कि बताओ ये ग्राफ ने यहाँ पर इसका एरिया अंडर कर्व, यानी कि एरिया अंडर कर्व होता है मतलब कि जो एक कर्व है ना आपका, ये जो ये लाइन है, इसके नीचे का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। तो जो एरिया अंडर कर्व ये जो हमको वैल्यू देगा, ये किसकी वैल्यू देगा, ये हमको एक्चुअल में बताएगा वेलोसिटी। ये हमको क्या बताएगा, वेलोसिटी। अब देखिए मैं फिर से इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं इसको आपको याद कैसे रखोगे ये चीज बताना चाहता हूं। फिर से देखिए, अभी तक जो मैंने आपको यहाँ पर टर्म बताए थे, ये अलग अलग यहाँ पर चीजें बताई थी। जैसे एग्जांपल के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया था। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ये सिंपल लाइन होती है, जो ये सिंपल लाइन होती है ग्राफ, अगर वो सिंपल लाइन कहेगा तो वो हमेशा देखिए वेलोसिटी टाइम कहा तो वेलोसिटी से बड़ी वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी से बड़ी वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन। कैसे बड़ी वैल्यू कह रहा हूं जरा समझो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने तुमको पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद पढ़ाया था वेलोसिटी, और उसके बाद फिर मैंने तुमको पढ़ाया था एक्सेलरेशन, है ना। इस तरह से मैंने तुमको चीजें पढ़ाई थी। तो जब भी सिंपल लाइन की बात करेगा, लाइन या फिर हम जिसको बोलते हैं स्लोप, जिसको हम बोलते हैं स्लोप, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम जो स्लोप देगा वो देगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी टाइम जो स्लोप देगा वो देगा एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी और टाइम का स्लोप देगा एक्सेलरेशन। ठीक है, आप शायद समझ पा रहे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर जो ये ग्राफ बताए थे, ये क्या बताए थे, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बताया था। तो जब ग्राफ बताया तो ये खाली जो लाइन है, या ये जो लाइन है, ये लाइन किस चीज की है कहा, तो अपने से बड़ी वैल्यू बताएगा, एक्सेलरेशन। क्योंकि वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी से बड़ी कौन सी होती है चीज, एक्सेलरेशन। और ये सब एक्सेलरेशन के ग्राफ देगा। अब जैसे पिछले वाले में मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन वाले में देखो, पोजीशन जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ जब आएंगे, खाली मैं ग्राफ की बात कर रहा हूं, यानी कि ये इनके स्लोप की बात कर रहा हूं, तो अपने से बड़ी वैल्यू देगा। अपनी से बड़ी वैल्यू क्या होती है, पोजीशन से बड़ी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट से बड़ी वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी। लेकिन अब अगर मैं एरिया अंडर कर्व की बात करूंगा, एरिया अंडर कर्व, तो एरिया अंडर कर्व की बात करूंगा, यानी जब नीचे की एरिया की बात करूंगा, तो अपने से पहले वाली वैल्यू देने लग जाएगा, है ना। देखिए डिस्प्लेसमेंट के बाद होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद होता है एक्सेलरेशन। तो अगर मैं कहूंगा वेलोसिटी और टाइम का जो एरिया अंडर कर्व है वो क्या चीज देगा, तो अपने से पहले वाली चीज डिस्प्लेसमेंट देगा। एक्सेलरेशन और टाइम वाली चीज क्या देगा, अपने से पहली वाली चीज वेलोसिटी देगा। शायद आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। इसको मैं यहां पर थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट तरीके से इसको लिख देता हूं, है ना। देखिए जब मैं खाली एस टी ग्राफ की बात कर रहा हूं, या वीटी ग्राफ की बात कर रहा हूं, वीटी ग्राफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब मैं एस टी और वीटी ग्राफ की बात कर रहा हूं, यानी कि खाली उनके स्लोप की बात कर रहा हूं कि वो स्लोप क्या देगा, तो एस से बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है वेलोसिटी, ये दे देगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी से बड़ा होता है एक्सेलरेशन, तो ये दे देगा एक्सेलरेशन। ओके, जब मैं एरिया की बात करता हूं, एरिया अंडर एस टी ग्राफ, एरिया अंडर, अब उससे पहले तो एरिया आएगा नहीं, तो इसको वीटी से चलेंगे। एरिया अंडर वीटी ग्राफ की बात करूंगा, तो वेलोसिटी के बाद क्या आता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक मिनट, नहीं सही सॉरी, वीटी ग्राफ की बात करूंगा, एरिया अंडर कर्व की बात करूंगा, तो अपने से पहली वाली चीज देगा, यानी कि ये देगा हमको डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर मैं कहूंगा एरिया अंडर एटी ग्राफ कहूंगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो ये हमको क्या देगा, अपने से पहली वैल्यू वेलोसिटी। शायद आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, तो बच्चों फिर से देखिए, मैंने एक बार शॉर्ट में देखते हैं। अगर सिर्फ वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछ रहा है तो वेलोसिटी देगा, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात कर रहे हो तो एक्सेलरेशन की बात होगी। लेकिन अगर जैसी एरिया की बात आ जाएगी, एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया कहने लग जाएगा, तो एटी कर्व के अंदर जो एरिया होगा वो वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी वाला क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। इस तरह से हमने चलना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब लाइन की बात हो रही है, वो क्या चीज होगा, उसका स्लोप क्या देगा, ये स्लोप की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, स्लोप की, ठीक है। और ये किसकी बात हो रही है, एरिया की।
तो डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन। वहीं पर एरिया की बात होगी तो एरिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देगा वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देगा डिस्प्लेसमेंट। शायद अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। सो स्टूडेंट ऑलमोस्ट इस चैप्टर के आपके सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं जो कि आपके सिलेबस 2024-25 के हिसाब से हैं, है ना। जो आपका सिलेबस सीबीएसई का होता है उसके हिसाब से सारे टॉपिक कंप्लीटेड हो चुके हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ इसके क्वेश्चंस लेके आते हैं। अब हम अगला इस सेशन में और अगले सेशन में इसके टोटल न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी इन टाइम टी इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो ये कहना चाह रहा है कि इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। अब जरा समझिए, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी इन टाइम टी, मान लो आपकी कोई बॉडी है वो टी टाइम पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इतना डिस्टेंस यानी कि ये एक्स है, ये हमको एक्चुअल में दे रखा है पोजीशन। हमको एक्स क्या दे रखा है, पोजीशन। देखे ना डिस्टेंस इतना, ये डिस्प्लेसमेंट की हमको पोजीशन दे रखी है कुल मिला के उसने विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यानी कि कुल मिला के हम क्या कहेंगे, एक्स इक्वल टू हमको दे रखा है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, इतना हमको दे रखा है ना। और हमसे पूछना चाह रहा हो कि हमको डिस्प्लेसमेंट दिया है तो डिस्प्लेसमेंट से क्या निकालो, कह रहा एक्सेलरेशन। तो एक चीज समझिए जरा सा, अगर मान लो हमको कभी डिस्प्लेसमेंट दिया रहता है और हमको उससे चाहिए होती है वेलोसिटी, ओके, तो हमेशा यहां पर करते हैं डिफरेंशिएशन, याद रखना हमेशा डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर दे रखी है वेलोसिटी, फिर से उससे बड़ी वैल्यू में जाना है हमने एक्सेलरेशन, तो अगेन करेंगे डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया होगा। यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी में जाते हैं तो हम करते हैं डिफरेंशिएशन, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाते हैं तो अगेन हम करते हैं डिफरेंशिएशन। यानी कि ये पूरे के पूरे जर्नी में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। इस पूरी जर्नी में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। अगर हम इसके उल्टे आएंगे, अगर कभी उल्टा आना होगा हमको, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में आना होगा तो हमेशा करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर मैं उल्टा आऊँगा ऐसे तो तब क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए इसको। हम जब छोटे से बड़ी चीज़ में जा रहे हैं फिर और बड़ी से और बड़ी चीज़ में जा रहे हैं तो हमेशा डिफरेंशिएशन करते हुए चलेंगे। तो देखिए अभी हमारे पास क्या है, ये पोजीशन है। तो ये पोजीशन है कि ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट से हमने कहाँ जाना है, वेलोसिटी में, तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो टी के टर्म्स में ही है। तो देखिए डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं, डी अपॉन डी टी एक्स, इसका मुझे डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने। डिफरेंशिएशन मैंने पहले सिखा रखा, अगर जिसको नहीं पता डिफरेंशिएशन क्या होता है तो पहले की वीडियोस देखिए, ओके। तो अगेन डी अपॉन डी टी, इस पूरे टर्म को ऐसे लिख देंगे ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। अब देखिए डी एक्स अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वेलोसिटी। ये हमारे पास आ चुका है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, इस पूरे टर्म को मैंने लिख दिया वी। अब देखिए इसको क्या करेंगे, डी अपॉन डी टी को पहले ए टी के साथ भी लिखेंगे, बी टी के साथ भी लिखेंगे। डी अपॉन डी टी को किसके साथ लिखा हमने, ए टी के साथ भी लिखा, प्लस डी अपॉन डी टी को मैंने बी टी स्क्वायर के साथ भी लिखा। अब देखिए ए हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, ए बी सी डी ये सब कांस्टेंट होते हैं। तो इस ए को मैंने कहाँ लिख दिया, आगे। पीछे क्या बचा, डी टी ओवर डी टी, प्लस यहाँ भी बी हमारे कहाँ लिखा मैंने, आगे। और यहाँ क्या बचा, डी अपॉन डी टी, पीछे क्या बचा, टी स्क्वायर। अब देखिए डी टी का टी के रेस्पेक्ट में हमेशा 1 होता है, यह कट जाएगा, ऐसे में मान लिया करो। तो ए आ गया हमारे पास, प्लस बी। अब देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है। टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, पावर आगे और पावर में से एक कम, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के आपका आंसर आ गया ए प्लस 2bt। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी, ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी, ओके। अब इसी वेलोसिटी का यूज करके हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन, क्योंकि मैंने क्या कहा था, डिफरेंशिएशन से, सॉरी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाने में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। अगेन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाने में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, ओके। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं फिर से एक्सेलरेशन की तरफ को, ठीक है। एक्सेलरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, अगेन टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वी ओवर डी टी, देखिए इस v को भी यहाँ पे डी अपॉन डी टी लिख दिया, इस साइड में मैं डी अपॉन डी टी लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा ए प्लस 2bt। अब बताइए डी अपॉन डी टी होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। डी अपॉन डी टी को पहले ए के साथ लिख देते हैं, प्लस डी अपॉन डी टी को अगेन किसके साथ लिख देते हैं, 2bt के साथ लिख देते हैं। अब देखिए ए एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का अगर हम कभी डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर आ जाता है 0। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट था लेकिन इसके पीछे एक वेरिएबल था, तो इस केस में ये 0 नहीं होता, ये पहले कॉमन आ जाता है, ठीक है। जब कांस्टेंट अकेले होता है बिना टी के या बिना एक्स के जो भी होता है, तो तब उस टाइम पे इसका आंसर आ जाता है 0। प्लस 2bt अगेन कांस्टेंट है तो उसको आगे लिख दिया, पीछे क्या बचा, डी टी ओवर डी टी, खाली टी बचा ना, डी और टी
पीछे dt, तो dt से dt कैंसिल आउट 1 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया 2v। तो आपका एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पर 2v। ये आपका हो गया टोटल फाइनल आंसर। यही पूछा था हमसे। ओके, तो हमसे यहाँ पर पूछा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी कि पूछा था v, और हमारे पास v की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है जो कि हमारे पास है, सॉरी a की वैल्यू जो कि हमारी आ चुकी है 2v। ओके, तो दिस विल बी आवर आंसर। सो स्टूडेंट, अब हम लेकर आए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। देखिए, अ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द कार। क्या कर रहा है, देखो एक कार स्टार्टिंग में रेस्ट पे थी। मान लो ये आपकी कोई एक रोड है, इस रोड पे एक कार है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास एक कार है, वो कार स्टार्टिंग में रेस्ट पे थी यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, यू क्या हो जाएगा 0। अब वो कार ने क्या किया, यहाँ पर उसकी स्पीड, अ कार एट रेस्ट एक्सलेट्स यूनिफॉर्मली, वो कार ने यहाँ पर एक्सलेशन देना शुरू किया, एक्सलेट होने शुरू हुई, और यूनिफॉर्मली कह रहे हैं यानी कि एक जैसी स्पीड से जो है, सॉरी वेलोसिटी उसकी धीरे 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 इंक्रीज होती जा रही है लेकिन एक ही रेट से, ठीक है, यानी कि एक्सलेशन यूनिफॉर्म है। तो उसके बाद देखो क्या कहा मैंने कि उसके बाद 144 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या थी स्पीड, कितने 144 किलोमीटर पर आवर यानी कि 144 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड होगी 20 सेकंड में। तो हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द कार, तो कार ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की 20 सेकंड में, ये कहना चाह रहा, यानी कि ये कार चलते 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 20 सेकंड में यहाँ पर पहुंची, और जैसे ये 20 सेकंड में जब यहाँ पर पहुंची होगी तो उस टाइम पे जो इसकी स्पीड थी वो थी 144 किलोमीटर पर आवर। शायद अब आप लोग समझ गए होंगे। स्टार्टिंग में कार रुकी हुई थी, कार ने एक्सीलरेट करना शुरू किया, और 20 सेकंड में कार की स्पीड हो गई 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड उसने गेन कर ली है। तो कह रहा है कि जब उसकी स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर हो चुकी थी जिस टाइम पर, उस टाइम पर इसने यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको वैसे तो देखा जाए तो क्लास 9th का क्वेश्चन है, क्लास 9th में किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट कोई नहीं, हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर भी है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको अभी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे बच्चों, सुनो, पहले तो देखो जितनी भी हमारी क्वांटिटीज होती है ना, गिवन क्वांटिटीज, उन गिवन क्वांटिटीज को लिख लेते हैं, और दूसरी चीज जो गिवन क्वांटिटीज में हमारे पास चीजें हैं वो सब ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। तो देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है, देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए, एक तो हमारे पास यू गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कार स्टार्टिंग में किसमें थी, रेस्ट में। फाइनल वेलोसिटी 20 सेकंड के बाद उसकी कितनी हुई 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर ऐसे लिख देता हूं। तो 144 किलोमीटर पर आवर को यहाँ पर मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब जिन लोगों को मीटर पर सेकंड में चेंज करना नहीं आता है तो वो लोग देखिए 144 ये किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई, क्योंकि अपॉन आर है, ये पर आर कहने वाला कि अपॉन में घंटे हैं, तो उस घंटे में देखिए एक घंटे में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो अगर मैं इसको इससे काटता हूँ तो ये आ जाता है आपका 144 इंटू, फिर और काट लेते हैं इसको 3 और ये आ जाएगा 5 यानी कि 5/18। तो अब इसको याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये लगभग आपका ये आ जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आ गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपके पास इसकी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 20 सेकेंड। और जो हमको टाइम दिया है इसको चलो मैं फिर से लिख लेता हूँ, पर यहाँ वी कितना है हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड, यू हमारे पास हो गया 0, वी हो गया हमारे पास 40, और जो टाइम हमारे पास है वो क्या कितना है 20 सेकेंड। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताना चाहूँगा, थोड़ी सी क्लास 9th में मैं इस चीज़ को बताता हूँ। देखिए क्या कहा मैंने, हमारे पास देखो बच्चों 5 ही चीज़ें होती हैं, यू वी ए एस और टी, यही 5 चीज़ें होती हैं हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन में यही 5 चीज़ें हैं, और अगर मैं 3 की 3 इक्वेशन को लिखूं तो देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यही 3 इक्वेशन तो होती है हमारे पास, है ना। अब जरा सा आप इसको अच्छे से देखिए एक चीज़ को, ये u इक्वल टू यू प्लस ए टी में हमारे पास इन 5 चीज़ों में से एक चीज़ गायब है जो है s। सेकेंड इक्वेशन में देखिए हमारे पास फिर से 4 चीज़ें होंगी, और इन 4 चीज़ों में से इन 5 चीज़ों में से एक चीज़ गायब होगा जो है v। और इस थर्ड इक्वेशन में देखिए इसमें भी फिर से 4 चीज़ें हैं u v a s, और इसमें क्या गायब है t। तो देखिए हर किसी इक्वेशन में हमारे पास कितनी चीज़ें हैं 4 चीज़ें हैं, हर किसी इक्वेशन में हमारे पास कितनी चीज़ें हैं 4 चीज़ें हैं, और इन 5 चीज़ों में से एक चीज़ गायब है। तो इतना तो श्योर है कि अब हमेशा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, पहले तो इन जो फॉर्मूले हैं इनको टॉप पे लिख लीजिए। अब देखो कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे अभी देखो u है v है t है, तो देखो u v t ये जो 3 चीज़ें हैं कौन सी इक्वेशन में 3 चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं हमको,
यू वी टी। देखो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें मिल रही है, एक चीज़ गायब है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके ए निकाल लेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ए निकल गया तो हमारे पास चार चीज़ें आ गई, और चार चीज़ें आ गई तो अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना होता है। क्या कहा मैंने, हमारे पास अगर तीन चीज़ें गिवन है तो वो देखो कि वो तीन चीज़ें किस में फिट बैठ रही हैं, किस में वो तीन की तीन चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर मेरे पास पीछे क्या दिया था, यू दिया था, वी दिया था, टी दिया था पुराने क्वेश्चन में। अगर मैं चलो सेकंड क्वेश्चन उठाता हूँ तो यहाँ पर यू है लेकिन वी दिया है, लेकिन वी तो है ही नहीं। टी दिया है, टी है, लेकिन ये वी का यूज़ ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर देखिए यू दिया है, वी दिया है, लेकिन टी तो है ही नहीं। ये जो मेरे पास टी गिवन था पीछे वो वाला टी तो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। तो ये तीन की तीन चीज़ें किस इक्वेशन में फिट बैठ रही है, पहली इक्वेशन में। तो इस हिसाब से हम इक्वेशन मोशन का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब देखिए, अब हमारे पास यानी कि फर्स्ट इक्वेशन मोशन लेगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका यूज़ करते हुए तीन चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, इसको पुट करके मैं चौथी चीज़ को निकालूंगा। जैसी चौथी चीज़ आ गई बस हो गया, उसके बाद तुम कोई भी चीज़ निकाल सकते हो। उसके बाद फिर एक ही चीज़ बच जाती है, किसी भी इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम उसका आंसर निकाल लेंगे। तो अब देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 40, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सीलरेशन हमारे पास नहीं पता है, टाइम हमारे पास 20। तो कितना आ गया 40 इंटू 20 ए। तो 20 को नीचे ले जा लेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 20, तो आंसर आ गया आपका 2। एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि चौथी चीज़ भी आ गई। अब उसके बाद हमसे कुछ भी पूछा हो हम आंसर निकाल लेंगे। अब क्या पूछा हमसे, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, यानी कि हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट। बस हो गया। अब तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं सेकंड का यूज़ करो या थर्ड का यूज़ करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी का भी यूज़ कर लो, ठीक है, आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास चार चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एक ही चीज़ निकालनी है। यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पर भी ऐसा है, किसी को भी यूज़ कर लो, आंसर एक ही जैसा आएगा, ठीक है। देखिए चलो हम सेकंड इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस यहाँ पर कितना है, एस तो हमने निकालना है, यू कितना है दिया है 0, टाइम 20 सेकेंड, प्लस हाफ ए कितना निकाला आपने 2, टाइम कितना दिया है 20 का स्क्वायर क्योंकि टी स्क्वायर है ना। तो देखिए एस इक्वल टू 20 इंटू 0 कितना आ गया 0, प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 20 का स्क्वायर 400, 2 से 2 कट गया, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 400 मीटर। ये हमारे पास आ गया 400 मीटर। चलो कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर थर्ड का भी यूज़ करके दिखा देते हैं, है ना, थर्ड का भी यूज़ कर लेते हैं। चलो वी स्क्वायर मानी यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वैसे करना एक ही का है, मैं आपको बता रहा हूँ कि थर्ड से भी आपका आंसर निकल सकता है क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वी कितना है आपके पास 40 का स्क्वायर, यू कितना है आपके पास 0, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, और डिस्प्लेसमेंट हमने निकालना है। तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, और ये कितना आ गया 4s, 2 2 जा 4, तो एस इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि हमारे पास आ गया 400 मीटर। तो देखिए बच्चों कितने आसानी से ये इक्वेशन ऑफ मोशन वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम आंसर को निकाल लेते हैं किसी भी तरह का अगर हमारे पास क्वेश्चन होता है तो। ओके सो स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखते हैं हम एक नया क्वेश्चन। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड द टाइम। ठीक है, यानी कि वो कितना टाइम लगाएगा सबसे ऊपर जाने में, यानी कि अब मैक्सिमम हाइट में जाने में, और कितनी ऊपर तक जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, एक पत्थर को ऊपर को फेंका जाता है ना, और जब उसको फेंका जा रहा है तो जब जिस टाइम वो हाथ से छूट रहा है, यानी कि हाथ से जैसे वो छूट रहा है फेंकते टाइम, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 14 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी उस टाइम पे 14 मीटर पर सेकेंड, स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी हमने उसको दी थी। अब वो कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट, वो कितनी ऊपर तक पहुंचेगा और कितना टाइम लगाएगा अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाने में, वो दो चीज़ें पूछ रहा। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया है हमको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अगर थोड़ा बहुत आपने 9th में पढ़ा हो तो देखिए बच्चों अब हमारे पास देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या क्या चीज़ है। हमारे पास g है, इसका मतलब हमारे पास a है, एक्सेलरेशन है इस बार जो है 9.8। अब पत्थर जा रहा है ऊपर को और ग्रेविटी लग रही है नीचे को, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे को, तो इसको हम लेंगे माइनस का, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि पत्थर इस बार जा रहा है ऊपर को, है ना, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे को। अब देखिए बच्चों, जब वो पत्थर ऊपर को जाएगा तो वो पत्थर जाते 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 एक टाइम के बाद ऊपर रुक जाएगा एक हल्के से इंस्टेंट के लिए, यानी कि जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उस टाइम पे पत्थर एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए वहां पर रुकेगा। आप थोड़ा सा उसको इमेजिन कर सकते हो। तो जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो वो, या जैसे देखिए आपने यहाँ पे से फेंका, जाते 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 हमेशा वेलोसिटी बढ़ते थोड़ा रहेगी, एक स्टैंड के बाद उसकी वेलोसिटी यहाँ पर रुक जाएगी, फिर वो नीचे को आना शुरू कर देता है। तो ये कब होगा, जब जब उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी तो उसके बाद ऊपर को जाना बंद हो जाएगा, तो उसी टाइम इसकी जो हाइट होगी वो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यानी कि उसका जो फाइनल वेलोसिटी इस बार हम लेंगे उसको लेंगे 0। इनिशियल वेलोसिटी जब वो हाथ से छूटा तो उसकी थी 14 मीटर पर सेकेंड, और जब फाइनली वो मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0।
ठीक। और एक्सेलरेशन कितना लगा रहा है, अर्थ हमारा 9.8। अब देखिए बच्चों फिर से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनको लिख लिया करो सबसे पहले टॉप पे। फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखिए ए यू वी, ये हमारे पास तीन चीज़ें दी हैं और ये तीन चीज़ें किस में फिट हो रही है, देखो तीन चीज़ें किस में मिल रही हैं, ए यू वी इसमें ही मिल रही है, फर्स्ट इक्वेशन में ही मिल रही है। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर लो। तो देखिए वी कितना आ जाएगा आपका 0, यू कितना आ गया आपका 14 प्लस ए कितना आ गया आपका माइनस का 9.8, और टाइम को टाइम ही रख लेते हैं, टी रख लेते हैं, बिकॉज टी हमको यहाँ पर गिवन नहीं है। तो कितना आ गया देखिए 14 को अगर मैं इस साइड ले जाऊँ तो माइनस का 14, और यहाँ बचा माइनस का 9.8 इंटू टाइम। तो टाइम इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 14 डिवाइडेड बाई माइनस का 9.8। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है ना, डिवाइड में चले जाएगा। तो माइनस से माइनस क्या कर लेते हैं, कैंसिल आउट। तो टी इक्वल टू कितना आ गया आपका 14 डिवाइडेड बाई 9.8, ये आ गया आपके पास क्या, टी। ओके। तो अगर आप इसको जो है यहाँ पर सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी इतनी ज़रूरत नहीं है उसकी, मतलब कर भी सकते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.8, ये हो जाएगा आपका 1.43, ठीक है। इतना सेकेंड आपका आ जाएगा टाइम। ओके। जो दूसरी चीज़ हमसे पूछी थी, हमारा टाइम निकल चुका है। अब देखिए बच्चों, अब उसके बाद हम देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक कब जाएगा। इस बार जो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी वो ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमारे पास टी भी निकल चुका है, ए भी, सब कुछ निकल चुका है। तो यहाँ पर से किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर लो। एक और चीज़ देखो, मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज़ लग रही है। देखिए थर्ड इक्वेशन में यू वी ए दिए हैं, देखो यू वी ए दिए हैं, एस हमको निकालना है, यानी कि एच हमको चाहिए था, है ना। तो एच की वैल्यू को डायरेक्टली पुट करके हमको बिना टी पुट किए भी यहाँ से आंसर निकल सकता है। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी होगी आपकी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगी आपकी 14 इक्वल टू 2 इंटू ए हो गया आपका माइनस का 9.8, और फिर से जो हमारा एस हो गया, एस को हम बोल देते हैं एच, क्योंकि वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए बच्चों माइनस का 14 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 19.6 माइनस का इंटू एच। अब उसके बाद एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 14 डिवाइडेड बाई माइनस का 19.6। इस 19 से ना, सॉरी, इस माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर देते हैं और आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। एक सेकेंड, वेट, सॉरी, यू स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196। तो देखिए बच्चों एग्जैक्टली यहाँ पर क्या आ रहा है, 196 डिवाइडेड बाई 19.6 एच। तो एक देखिए अगर मैं पॉइंट को पीछे ले जाऊँ तो ये आ जाएगा 1960 डिवाइडेड बाई 196, ठीक। उसके बाद यहाँ पर से एच क्या आ जाएगा, कितने टाइम्स कट हो रहा है, 10 टाइम्स। तो हाइट कितना आ गया यहाँ पर 10 मीटर। ओके। तो ये आ गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों इससे आगे की न्यूमेरिकल हम देखते हैं अब कल हम इसके अगली वीडियोस में सारे के सारे न्यूमेरिकल एक के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।